गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। पार्ट 2 में जो 2-3 क्वेश्चन बचे थे वो आज करने थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको करवा दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, और विलोपन विधि का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम जो थर्ड पार्ट है उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है जरा उसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम संख्या निकालते हैं, और उससे संख्या निकालने से पहले हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना तो मान क्या लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं, क्या है, x है। और यहीं पे अगर मानना चाहे दहाई का अंक, जो भी मान हो आपका, दहाई का अंक y मानना हो दहाई अंक y मान लीजिए, और इकाई का अंक y मानना हो तो इकाई का अंक y मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है संख्या बराबर। संख्या का सूत्र क्या होता है, संख्या का जो सूत्र है, इस तरह के सवाल जो आपको कक्षा 8 में भी पढ़ाए गए हैं, ये सूत्र होता है 10 गुणते दहाई का अंक, ये होता है प्लस क्या होता है, प्लस इकाई का अंक। ये संख्या का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 10 गुणते दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये संख्या का सूत्र होता है। इसी सूत्र को लगाना है, यहीं पे इसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे कंडीशन में कहा गया है, पहली कंडीशन में बोला गया है दो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमें लिख देना है x प्लस y बराबर 9 के। दूसरी कंडीशन में बोला गया कि जो संख्या बनेगी, मान लीजिए हमारी संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, 10 क्योंकि दहाई का अंक y है तो 10y प्लस x। तो ये संख्या हमारी बन गई। इसको पलटने पर तो देखिए दूसरी कंडीशन बोला गया कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या जो ये संख्या बनी इसका पहले 9 गुना कर दीजिए, और फिर अंकों को पलटने से इनके अंकों को पलट दीजिए संख्या के, और बनी संख्या का 2 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको लगानी है। चलिए सवाल पे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले वही लिखा है जो अभी बताया गया था कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मान लिया गया, y। अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो हमने अभी बताया था सूत्र आपको, संख्या बराबर क्या होता है, 10 गुणते दहाई का अंक प्लस क्या होता है, इकाई का अंक। यही सूत्र आपको बताया गया है। तो देखिए उसी तरह से ये लिख दिया गया, ये आप लिख लीजिएगा। सूत्र होता है 10 गुणते दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया 10y, क्योंकि y दहाई का अंक है और x हमारा इकाई का अंक है, x लिख दिया। ये वास्तविक संख्या है हमारी, जो हम संख्या निकालते हैं। यहाँ पे संख्या का सूत्र होता है, हम संख्या निकालते हैं, वो हमारी ये हो गई। अब यहाँ पे कई बार दूसरी कंडीशन बोला है कि पलटने पर संख्या, तो हम पलटी वाली संख्या भी निकाल लीजिए। तो जब पलटेंगे, संख्या के अंकों को पलटना है, तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो x की जगह y की स्थान ले लेगा और y की जगह में x स्थान लेगा। तो इस तरह से जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 10x प्लस वाई। क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन में बोला गया है यहाँ पे कि संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट डाल के कि x प्लस वाई बराबर कितने के, 9 के, क्योंकि संख्या तो हमने x और y मानी थी। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है जो कंडीशन बोला जाता है वही वही किया जाता है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि संख्या का 9 गुना, तो लिख दिया 9 गुना, मतलब आपको पता है गुना मतलब गुणा होता है, पिछली क्लास में भी बताया था। तो देख लीजिए 9 यहाँ पे कोष्ठ पे लिखा हुआ है, संख्या बराबर में लिखा हुआ है 2 पलटी संख्या। ठीक है, तो पलटी संख्या ये निकली हुई है हमारी 10x प्लस वाई। जो मूल संख्या हमारी कितनी थी, 10y प्लस x, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो हमारे बाहर रखे हुए हैं 9 और 2, ये अंदर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जब 10 का गुणा हम 9 से करवाएंगे 90y आ जाएगा। 9 का गुणा जब हम x से करवाएंगे तो 9x आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा जब हम 10 से करवाएंगे तो 20x आ जाएगा, और 2 का गुणा जब y से करवाएंगे 2y आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी समीकरण बन जाएगी वो क्या बनेगी, तो देख लीजिए यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, जब हम पक्षांतर करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे पक्षांतर कर दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो ये 20x हमें किस में, प्लस में दिखाई पड़ रहा है,
20x, अच्छा इधर इसे ले जाएंगे, ठीक है, तो इसे ले गए हैं तो लिख देंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर, तो 90 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में। 9x भी हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया तो आ गया 20x माइनस 9x प्लस 2y 90y। ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 20x के पास x वाली वैल्यू रख दी गई है और यहाँ पे y के पास y वाली वैल्यू रख दी। जब 20x में 9x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11x, और जब 90y में 2y घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा माइनस का 88y। क्यों आ जाएगा माइनस का 88y, क्योंकि हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 88y बराबर कितने के, 0 के। अगर हम दोनों से 11 कॉमन ले लें या 11 का दोनों पक्षों में भाग देंगे, जैसे आप समझना चाहो तो भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, ठीक है। केवल 11 का भाग इसमें दे देंगे, इसमें दे देंगे, दोनों पक्षों में दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8y। x माइनस 8y जब 0 के बराबर है तो अगर हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, फिर लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे तो ये बराबर में चला जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 8y के। ये समीकरण हमारी कौन सा बन गई, तो ये समीकरण हमारी बन गई सेकेंड, ठीक है, ये समीकरण हमारी सेकेंड बन गई। अब देखिए यहाँ पे हम हल कर सकते थे विलोपन विधि से, इसमें कहा गया था विलोपन विधि से हल करने के लिए, ठीक है, तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे। अब ये डायरेक्ट ऐसे ही आ रहा है कि कितना कि x बराबर 8y, तो विलोपन विधि से हल करते हैं, जब सामने सामने हमें मिले तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग मतलब सेकेंड वाले की वैल्यू हमें फर्स्ट में उठा के रख देनी है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कहा नहीं गया है कि आपको प्रतिस्थापन मतलब विलोपन विधि से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू है समीकरण में 1 में उठा के रख देंगे। जब समीकरण 1 में उठा के रख देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर, इसकी जगह में 8y रख देते हैं और यहाँ पे y हो जाएगा, तो 8y और y मिलकर क्या बन जाएगा, 9y। 9y बराबर कितने के हैं, 9 के, और जब y बराबर निकालेंगे तो आपको पता है 9/9 होता है, और जब भी 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू 1 आ गई तो y की बराबर 1 हम समीकरण कितने में रख देंगे, समीकरण उठा के हम इसमें रख देंगे 2 में रख देंगे, तो लिख दिया समीकरण 2 में रखने पर कितना, y बराबर 1। जब समीकरण 2 में उठा के रख दिया तो y की वैल्यू 1 है, हमने रख दी यहाँ पे 1, 8 गुणते 1 कितना होगा, 8 ही आ जाएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 8, और यहाँ पे अगर y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अगर 8 हमारी x की वैल्यू और y बराबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा गया है, तो देखिए ऊपर हम देखते हैं कि संख्या हमारी कितनी आई थी। संख्या हमारी हमने निकाला था 10y प्लस x, यही हमारी संख्या थी। तो यही हमारी संख्या है, यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू उठा के रख दी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x तथा y का मान रखने पर। जब x और y का मान उठा के रख देंगे तो देखिए y की जगह में 1 था, 1 रख दिया, और x की जगह में 8 था, 8 रख दिया। अब देखिए 10 का गुणा जब 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और प्लस का ये 8 है, तो 10 8 कितना होता है, 18। तो यहाँ पे जो हमारी अभिष्ट संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18। तो यहीं से जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था हमारा, वो थर्ड था, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन एकदम सरल तरीके के हैं, ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, बस हमें क्वेश्चन को ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। मीना एक लड़की है जो 2000 रुपये उसको निकालने थे, वो निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग कैशियर, ठीक है, तो उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, और वहाँ से उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये नोट जो है वो खजांची से निकालने के लिए कहा, मतलब बैंक कैशियर से निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। यहाँ पे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, आपको ये निकालना है। सबसे पहले 50 और 100 रुपये की बात की है तो हम वही मान लेंगे, जो क्वेश्चन में पूछता है वही मान लिया जाता है। क्वेश्चन में 50 और 100 की बात की गई है, तो यहाँ पे डाल देते हैं सोल्यूशन।
ठीक है, हल करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो x है। ठीक है, यहीं पे अगर 100 रुपए के नोटों की बात करें तो 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन में देखिए पहले क्या बोला गया है, तो कंडीशन में बोला गया था कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट निकालने के लिए कहा था। ठीक है, लेकिन मीना के पास कुल 25 नोट मीना को प्राप्त हुए। तो देखिए टोटल जब उसने 50 रुपए को हमने x मान लिया और 100 रुपए को y मान लिया, और उसके पास कितने टोटल नोट है, 25 नोट है। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमने लिख दिया कंडीशन फर्स्ट है कि कुल नोट की जो संख्या है वो 25 है। जब कुल नोटों की संख्या 25 है मतलब 50 की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25। इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब समीकरण नंबर सेकेंड की बात करते हैं। समीकरण नंबर जब सेकेंड की बात करेंगे तो देखिए समीकरण नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है। समीकरण नंबर सेकेंड में बोला है कि 50 रुपए के नोट और प्लस 100 रुपए के नोट की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 रुपए के और 100 रुपए की जो टोटल नोट कितने थे, तो टोटल नोट थे 2000। टोटल नोट कितने थे, 2000। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 50x प्लस कितने के 100 नोट। ठीक है, 50 के x नोट और 100 के y नोट। ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं कि 50 के 100 x के मतलब x के जो है मतलब 50 के जो है वो x नोट है और 100 के जो है वो y नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 50 के x नोट और 100 के y नोट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50x और प्लस 100y। ठीक है, और बराबर कितने के, टोटल रुपए कितने थे, 2000। तो हमने लिख दिया टोटल रुपए कितने के बराबर हो जाएंगे, 2000 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y बराबर कितने के, 2000 के। ये जो हमारी कंडीशन थी ये सब कंडीशन नंबर हमारी सेकेंड बन गई। अब देखिए कंडीशन सेकेंड में यहाँ पे देख लीजिए कॉमन ले लिया गया 50x, या मान लीजिए हम दोनों पक्षों में 50 का भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में जब 50 का भाग देंगे तो यहाँ 50 का भाग देंगे एक बार जाएगा, यहाँ पे 50 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 50 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 बार गया और एक 0 बच गया तो यहाँ पे 40 आ गया। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, वो क्या बनी है, तो x प्लस 2y बराबर 40 के। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारी जो बनी थी वो बनी थी x प्लस y बराबर 25 के। दूसरी कंडीशन जो हमारी बन गई x प्लस 2y बराबर 40 के। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि दोनों बराबर है, x के दोनों के मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में बराबर है, मतलब यहाँ पे विलोपन विधि लग जाएगी। विलोपन विधि लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें बताया गया है कि जब भी अगर समान चिन्ह हो दोनों कंडीशन में, मतलब कि दोनों समीकरणों में अगर समान चिन्ह हो तो हमेशा घटाया जाता है, अगर विपरीत चिन्ह हो तो क्या किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख लिए x प्लस में है समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी जो x है वो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पे आप घटा दिया गया है। तो देखिए आपसे बोला गया या तो आप सीधे सीधे घटा लो या तो इस तरह से घटा लो जैसा कि इसमें दिया गया है। तो देखिए हम घटा लेते हैं। जब घटाएंगे तो x से x घटेगा, कितना आ जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे y में 2y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब y में हम 2y घटाएंगे तो यहाँ पे ये 2y बड़ा है तो चिन्ह का आ जाएगा माइनस का, चिन्ह आ गया हमारा माइनस का y। ठीक है, घट गया, एक बचा, लेकिन चिन्ह किसका आया है, y माइनस का। अब देख लिए यहाँ पे लिखा है 25 माइनस 40, तो 25 में 40 भी घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे घटा दिया 25 में 40, कितना आया 15, लेकिन किसका आ गया, माइनस का, क्योंकि हमारी जो बड़ी संख्या थी वो किस में थी, माइनस में थी। तो ये माइनस का 15 आ गया। यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल। तो y बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो आ गई हमारी 15। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 हमारा ऊपर था x प्लस वाई बराबर 25, तो लिख दिया हमने y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 में उठा के रख दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने 15 रख दी, 15 रखी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि संख्या हमेशा संख्या के पास जाती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। जब पक्षांतर कर देंगे तो 25 के पास ये जो 15 है वो चली जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक से नोट हो गया है, 10 लिख गया है, इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 15 कर लीजिएगा।
ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे 15 कर लीजिए और देखिए 25 में जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाने पे हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। देखिए अब यहाँ पे y की भी वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना क्या थी, हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 50 रुपए के हमें नोट जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 10। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हम कि 50 रुपए के नोट यहाँ पे हमको 10 प्राप्त हुए हैं। अगर यहीं पे हम बात करें अगले रुपए की, 100 रुपए की जो नोट प्राप्त हुए हैं वो हमको 15 प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे कि 50 रुपए के 10 नोट और यहाँ पे 100 रुपए के जो नोट है वो 15 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यही था आंसर हमारे क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोला गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, जो किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय है उनका प्रथम 3 दिनों का जो किराया है, नियत किराया, वो 3 दिनों का एक नियत किराया पूछा है, कहा गया है। और इसमें बोला है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, 3 दिनों का जो किराया है वो तो एक नियत किराया है, लेकिन उसके बाद का जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया है वो अलग है। अगर आगे बोला गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, सरिता जो है वो कह रही है, सरिता ने कहा है कि 7 दिनों तक वो पुस्तक को रखेगी। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और उसके लिए उसने कितने रुपए अदा किए, मतलब कितने रुपए दिए, तो उसने यहाँ पे रुपए कितने दिए हैं, 27 रुपए उसने दिए। यहाँ पे बोला गया है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। यहाँ पे 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 27 रुपए दिए, और जबकि यहाँ पे सुशी एक लड़की है, उसने एक पुस्तक को 5 दिनों तक अपने पास रखा और उसके रुपए 21 रुपए दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नियत किराया कितना है और यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो आपको बोला गया है कि जैसा कि प्रश्न में पूछे वैसा ही आपको मान लेना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन डालने के बाद हम मान लेते हैं इसको। तो हमने मान लिया, हमने क्या माना, जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया, तो हम मान लेते हैं। यहाँ पे हमने माना नियत किराया x रुपया है, और यहाँ पे अगर बात करें अतिरिक्त दिन का किराया की, तो अतिरिक्त दिन का जो किराया है वह y रुपया है। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए थे, मतलब कितने रुपए अदा किए थे, तो उसने अदा किए थे 27 रुपए। ठीक है, तो देखिए 7 दिनों तक उसने जो पुस्तक रखी है उसके लिए उसने कितने रुपए अदा किए हैं, 27 रुपए। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो नियत किराया है वो तो सबके लिए है। तो हमने लिख दिया कि नियत किराया x है हमारा, तो लिख दिया x, और जो पुस्तक थी अतिरिक्त जो किराया उसका है, ठीक है, वो तो 3 दिनों का जो किराया था वो तो सबके लिए था, तो उसके लिए हम नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे नियत किराया सबके लिए बराबर है। ठीक है, नियत किराया जो है वो सबके लिए बराबर है। जो अतिरिक्त किराया है वो हमें देखना है। तो अतिरिक्त दिन का जो किराया है, तो देखिए अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट इसको साफ कर देते हैं। अतिरिक्त दिन 7 थे, सरिता के अतिरिक्त दिन कितने थे, 7। 3 दिनों को सबके लिए बराबर रखा है, वो x है। ठीक है, अतिरिक्त किराया कितना है, तो अतिरिक्त किराया हमारा सरिता ने कितने दिन के लिए रखा है, 7 दिन के लिए। तो सरिता का जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो है 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 7y, और उसने अदा कितने रुपए किए हैं, 27 रुपए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 27। ठीक है, तो x + 7y = 27, ये हमारी पहली कंडीशन बन जाती है, पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई, जबकि सुशी ने एक पुस्तक
5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो नियत किराया सबके लिए सेम है तो वही रहेगा, तो नियत किराया x ही रहेगा दूसरी कंडीशन में भी, और दूसरी कंडीशन में 5 दिन एक्स्ट्रा है, उसके अतिरिक्त है, ठीक है। और टोटल रुपए उसने अदा कितने कर दिए हैं, 21 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 5 + x + 5y बराबर कितने की हो गई, 21 के। ये हमारी दो कंडीशन बन जाती है, दो इक्वेशन बन जाती है। अब इनको हल करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ फिर देखिए कि यहाँ पे दोनों जो हमारी समान संख्या कौन कौन मिल रही है, तो x और x दोनों ही समान है, इसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब दोनों समान है। विलोपन विषय हमें हल करना है तो हल कर लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं तो हम बताया गया है, अभी आपको पीछे बताया गया कि जब भी समान चिन्ह दिखे मतलब घटाया जाता है, और जब भी अगर विपरीत चिन्ह दिखे तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक समीकरण 1 व 2 को घटा लेना है। तो देखिए चलते हैं, हम समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा, समीकरण 2 कर लीजिएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब इसको घटा देते हैं, जब भी घटाएंगे x से x तो यहाँ पे कट जाएगा, इसको काट दिया गया। आगे लिखा है 7y, यहाँ पे 5y, और यहाँ पे 27 और 21। 7y में जब 5y घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2y, और यहाँ पे जब 27 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2y बराबर 6 के, तो y बराबर 6/2 के, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा 3 आ गया। अब इस 3 की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में उठा के रख दीजिए, तो लिख देंगे हम y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा x + 7y बराबर 27, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे उठा के रखा हमने, तो क्या लिखा है, x + 7 गुणते 3 बराबर 27 के। यहाँ पे 7 का गुणा 3 में किया करवाया गया तो 21 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे तो 27 लिख देंगे, 27 - 21 के, ठीक है, क्योंकि इधर ये माइनस प्लस में था, और जब इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। 27 में हम जब 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 6। तो देखिए जो नियत किराया था, ठीक है, तो वो कितना आ गया, हम उसकी बात करेंगे। तो नियत किराया आ गया 6 रुपये। नियत किराया कितना आया, 6 रुपये, दोनों के लिए नियत था, तो नियत किराया हमारा निकला 6 रुपये, क्योंकि x की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। तो नियत किराया 6 रुपये आ गया। और यहीं पे अगर बात करें अतिरिक्त किराया की, तो अतिरिक्त जो किराया आया वो 3 रुपये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो किराया है वो निकल आया, नियत किराया 6 रुपये और अतिरिक्त किराया 3 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5th नंबर, ये भी कंप्लीट होता है। और आज से हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 होती है वो अभी फिनिश होती है। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। 3.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें 5th क्वेश्चन नंबर 2 के 5th नंबर सवाल थे, जो 3 आज पढ़ाए गए, मतलब इस क्लास में पढ़ाए गए, और 2 पिछली क्लास में पढ़ाए गए थे। और कल हम अध्ययन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 का, जिसमें आपको पढ़ना है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि आपको वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अभी आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन सबसे पहले, दूसरे में आपने विलोपन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो चलिए कल हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए यहीं से जो हमारी आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है।